गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न करियर विल ऐप। तो होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज हम पढ़ेंगे वाइगॉस्की की थियोरी, जिससे इस बार 3 से 4 क्वेश्चंस चार क्वेश्चंस जो है वाइगॉस्की में डायरेक्ट आए हैं, और इनडायरेक्ट तो ये थियोरी पूछी ही जाती है। ठीक है ना? क्या हुआ शिवानी, क्या दिक्कत आ रही है भाई, बताओ एक बार, है ना? आमिर, विशाखा, सभी को गुड इवनिंग। ये थियरी हम करेंगे, और आपकी 2 दिन छुट्टी रही, फर्स्ट और सेकंड को। 31st को भी हम मिले थे, है ना, सैटरडे को। तो स्टार्ट करते हैं, और संडे आपका ऑफ था ही। गुड इवनिंग भाई, और सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। ये पहली क्लास है न्यू ईयर में, आज है 3 तारीख। वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच, या डेवलपमेंट ना कह करके इसको है ये थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, बट इसका नाम क्या है? वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए, कुछ लोग हैं जिनको समस्या हो रही है नोट्स ढूंढने में या कुछ, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं दिया गया हो। एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, कम नहीं है ना। हाँ, यूट्यूब पे भी होगी आज से क्लास। एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं, कम नहीं है कुछ भी। अगर आप पढ़ने के मूड में हैं तो कोई दिक्कत आपको हो नहीं सकती। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो हम क्या पढ़ेंगे आज? वाइगॉस्की पढ़ेंगे। इसके अलावा नोट्स आपको जो फ्री नोट्स 37 नंबर पे है, मैं दिखा देती हूँ अगेन। जिनको हिंदी मीडियम की शिकायत है कि भाई हिंदी मीडियम में पढ़ना है, पूरे नोट्स हिंदी मीडियम में भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो आपको, है ना। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। लास्ट टाइम आपका, मिनट रुकना, शायद वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, या तो अदरवाइज जो नोट्स का सेक्शन है सीडीपी में 37 नंबर पे आपके हिंदी मीडियम वाले फ्री नोट्स के नाम से दिया हुआ है उनको, है ना। मैं हिंदी मीडियम नोट्स के नाम से डलवा दूंगी, वो डला हुआ है ऑलरेडी, तो वो पढ़ लें हिंदी मीडियम वाले। और बाकी सारे नोट्स दिए ही हुए हैं पीपीटी की फॉर्म में। वीओडी में इस बार कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि 2 महीने में दोबारा से एग्जाम आ गया। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है ना। यूट्यूब पर भी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, यहाँ आपको प्रैक्टिस सेशंस का अलग से एक वो बनवा दिया गया है। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जल्दी ही। तो अगर 31 दिसंबर में इतना सारा वीडियो डाल दिया गया, मैं देखती हूँ सिर्फ 3 सेशंस डालने को कहा था, कि 3 टॉपिक्स हैं जो मैं रिकॉर्डेड आपको दे दूंगी, क्योंकि आजकल उनसे क्वेश्चंस का पता नहीं होता, कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते। तो वो उस टाइम की जो छुट्टियां थी आपकी 1 और 2 की, तो उसमें आप पढ़ सकते थे, और 31 को जो आपका संडे था उसमें आप पढ़ सकते थे। 30 को मिले थे, इसका मतलब हम, है ना। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो मैं एक बार देख लेती हूँ। सीडीपी में जाकर के अभी हम वाइगॉस्की पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन होगा, है ना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ, आरटीई, एनईपी, ठीक तो है। 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 वीडियोस हैं, लेकिन टॉपिक 3 ही है ना। तो इसको थोड़ा स्पीड में देख लोगे पढ़ना, क्योंकि इसको छोड़ के नहीं जा सकते। बट अभी उतना महत्व सिर्फ अगर देखा जाए तो एनईपी का ही ज्यादा रह गया है। अदरवाइज इस बार तो एनईपी से भी क्वेश्चन इस बार के पेपर में तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी पढ़ के आपको ये तीनों टॉपिक्स जाने हैं, इसलिए ये डलवाए हैं अलग से, है ना। कि इनको लाइव की आवश्यकता अभी नहीं है, तो ये 3 टॉपिक आप उस टाइम पे जो आपका संडे, मतलब 31, 1 और 2 के टाइम पे आप पढ़ पाए, उसलिए डलवाए गए थे। ठीक है ना। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक 3 ही है, वीडियोस 7 हैं। तो ये छुट्टियां भी तो मिली थी 3 दिन की, संडे था, मंडे और ट्यूसडे छुट्टी थी। चलिए खैर, और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कोई दिक्कत नहीं है, और सिलेबस आपका 15 तक खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर हम बात करें, चलिए आते हैं फटाफट से थियरी पढ़ते हैं। प्रैक्टिस वीडियोस की पीडीएफ मत लो यार, अब उनको देख लो। इंडक्टिव आपने नहीं समझाया, यूट्यूब पे भी अगर प्रैक्टिस करते हो तो समझा दिया है। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी, जो है जैसे प्याजे और वाइगॉस्की, प्याजे में समझाया था। इंडक्टिव मतलब एग्जाम्पल टू रूल जाना, डिडक्टिव मतलब रूल टू एग्जाम्पल जाना। ठीक है ना। यही 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है। अलग से कोई मेथड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में जानना है। वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच, ठीक है। वाइगॉत्स्की की थियरी का नाम है वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जैसे हमने प्याजे की थियरी पढ़ी थी, तो वाइगॉत्स्की की थियरी का नाम क्या है 1 नंबर में आपको पता होना चाहिए। वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। समाज और संस्कृति पे वाइगॉत्स्की बहुत ध्यान देते हैं। कल्चरल अप्रोच आप इसको कह सकते हैं, है ना। डेवलपमेंट नहीं, अप्रोच, यानी वाइगॉत्स्की का वाइगॉत्स्की
क्या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट थियरी, पेपर में बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं इससे। SCL, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे वाइगॉस्की की थियरी, और ये थियरी किस चीज की है? जैसे पियाजे की थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, ये भी थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग का विकास, संज्ञान का विकास, हम नॉलेज को कैसे क्रिएट करते हैं, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, इसकी थियरी है। एक बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, कैसे वो सीखता है, जानता है चीजों को, तो ये थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही, यानी मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो आप कहना चाहें, यानी संज्ञानात्मक विकास की ही थियरी है। ठीक है, नाम इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी नहीं है। जैसे पियाजे की थियरी का नाम है पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, कर लेंगे किसी दिन इंडक्टिव डिडक्टिव पे अलग से बात अगर दिक्कत हो रही है तो, संज्ञानात्मक विकास, इस थियरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये है दिमाग के विकास के बारे में ही। ठीक, कैसे बच्चा चीजें समझता है। अब वाइगॉस्की को क्या कहा जाता है? क्योंकि वाइगॉस्की क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी रचनावादी, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं, तो इनको कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे को कहा जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो बहुत ही ज्यादा उग्र हैं इस बात पे कि बच्चे की एक्टिविटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं सोसाइटी में इंटरैक्ट करना, समाज में अंतः क्रिया करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी इनको कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक। पियाजे भी रचनावादी हैं, ये भी रचनावादी हैं, लेकिन इनका जो फोकस है वो है किस बात पे, कि बच्चे को समाज में रखो, लोगों में सिखाओ, ग्रुप में सीखे बच्चा, एक्टिविटी करके तो सीखे ही सीखे। ठीक है ना, तो ये सामाजिक रचनावादी हैं। ठीक है ना, क्या है ये? सामाजिक रचनावादी हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इतनी बात क्लियर है। रचनावादी कौन? जो ये माने ज्ञान क्या है, रचनावाद क्या कहता है। रचनावाद सिंपली वो पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, है ना, वाइगॉस्की हैं, सब कंस्ट्रक्टिविज्म को बिलोंग करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? एक संप्रदाय है, जो आपको एनसीएफ में भी, अगर आपने वीडियो देखी होगी जो अभी अपलोड हुई थी, रचनावाद पे बेस्ड है, जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो भी। ठीक है, पियाजे हो चुका भाई कंप्लीट। देखी नहीं है कि पुरानी वीडियो प्रतिष्ठा, पहला सेशन जो 30 को पियाजे कंप्लीट कर दिया था मैंने 30 दिसंबर को, पिछले साल ही। ठीक है ना, अब हम नए साल में मिल रहे हैं। तो रचनावाद एक थियरी है, एक सिद्धांत है, एक पूरा संप्रदाय है, जो ये मानता है कि बच्चे को एक्टिव रखना है, यानी बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा, है ना, बच्चे को सक्रिय रखना है। तो जो ऑप्शन ज्यादा एक्टिव रखे बच्चे को, हम मानते हैं वो अच्छा होगा। दूसरा क्या है, हम मानते हैं कि बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। मीनिंगफुल क्या? एक होती है रोट लर्निंग, रटंत विद्या, जिसको हम कहते हैं रट्टा लगाओ, बार बार ड्रिल से, प्रैक्टिस से रिपीट करते रहो चीजों को। मीनिंगफुल लर्निंग में रट्टे पे नहीं, समझ पे, आपके जीवन से जुड़ जाए चीजें। तो अर्थपूर्ण अधिगम की बात यहां होती है। अर्थपूर्ण अधिगम, पियाजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर क्या है? रचनावादी हैं। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम, पीएनजीज भी अपलोड हो ही रही हैं साथ के साथ। अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि रियल लाइफ, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कह रहे हैं रियल लाइफ से जोड़िए, आप ज्ञान को रियल लाइफ से जोड़िए, या लर्निंग बाय डूइंग, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन या जॉन डुई भी कहते हैं, है ना, करके सीखना, या जो रियल लाइफ है, वास्तविक जीवन से जोड़िए आप बच्चे के ज्ञान को, क्लासरूम के ज्ञान को, जो एनसीएफ भी कहता है ना, यानी बाय लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है। अर्थपूर्ण अधिगम की बात करेंगे, एक्टिविटी की बात करेंगे, मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं, यानी अर्थ का निर्माण बच्चा खुद से करेगा, है ना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का सृजन या कंस्ट्रक्शन या संरचना संभव है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड, नॉलेज बाय द चाइल्ड, जिसमें समाज मदद कर सकता है। यानी हम ये कहेंगे कि ज्ञान की सृजना करना, ज्ञान की रचना करना, अगर आसान भाषा में कहें, ज्ञान की रचना करना, यानी बच्चे को एक्टिव रखेगा। कुल मिला के बात यह है। ठीक, अब 3 नाम हमने रचनावाद में पढ़े हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने 3 नाम पढ़े हैं कि 3 लोग हैं जो हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन है? रचनावादी 3 लोग हमें पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर मैं कहूं, यानी रचनावादी कहूं,
तो हम कहेंगे रचनावादी, तो हम कहेंगे कि भैया ये तीन लोग बच्चे को बहुत ज्यादा एक्टिव रखने पे बात कर रहे हैं। पहले कौन है, हम कह रहे हैं पियाजे, है ना, पियाजे, जिनको हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी एक ऐसे रचनावादी हैं जो उग्र हैं, जो बच्चे की कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, उग्र रचनावादी। ये कह रहे हैं समाज वगैरह सब जाए तेल लेने, सबसे पहले जरूरी क्या है, वो है बच्चे की एक्टिविटी। लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा, नन्हा वैज्ञानिक है, ऐसा पियाजे कह रहे हैं। ये क्या हुआ, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। फिर आते हैं वाइगॉस्की। वाइगॉस्की क्या है भाई, आज इनकी थियोरी ही हम करने वाले हैं। वाइगॉस्की क्या है, हमें पता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, अभी बताया था। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कई प्रकार के हो सकते हैं ना। तो जो वाइगॉस्की हैं वो क्या है, सामाजिक रचनावादी हैं। वो कहते हैं बच्चा समाज में ज्ञान की रचना करेगा एक्टिविटी करके, सामाजिक रचनावादी, रचनावादी, ठीक है बात। फिर आता है तीसरा नाम, जो है जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने स्पाइरल करिकुलम, इनकी थियरी बहुत छोटी सी है, किसी दिन एंड में बता दूंगी 2 मिनट में, मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चंस में भी समझाई थी, उतनी ही काम की है बस, ठीक है ना। जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर, अमेरिकी हैं, ब्रूनर, ठीक है जी। अब जेरोम ब्रूनर की जब हम बात कर रहे हैं, हिंदी में यही लिख देते हैं, जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर, बर्नर नहीं है ये गैस वाला बर्नर, उससे याद रख लेना, ठीक है ना, क्लियर है बात। हाँ, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजे हैं। जब जेरोम ब्रूनर की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हो आप इनको, यानी जो दिमाग के इस्तेमाल पे, थिंकिंग पे जोर दे करके बच्चे के और सीखने की बात करेंगे। तो ये संज्ञानात्मक रचनावादी हैं, ये आप कह सकते हो, संज्ञानात्मक रचनावादी, रचना, ये पीएनजी में डलवा दूंगी, रचनावादी, ठीक है, पीएनजी वाले सेक्शन में देख लेना नोट्स में ही, ठीक। तो ब्रूनर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। बात ठीक है नहीं है मनोज, बहुत बढ़िया। हाँ, वाइगॉस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, 34-35 की उम्र में इनका देहांत हो गया था। पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हम, यानी स्विट्जरलैंड से थे। जेरोम ब्रूनर जो है अमेरिकी हैं। बहुत बढ़िया, देखिएगा, अब आप चाहें तो इसको, आपके मन की बात है, अगर दिमाग में बिठा पाए, हाँ उस पर बात करेंगे, स्टीरियोटाइप थ्रेट क्या होता है। वैसे ये कहाँ क्या पढ़ रहे हो आजकल अब्दुल रहमान। स्टीरियोटाइप थ्रेट से कॉम्बैट करने का मतलब है, आप जो स्टीरियोटाइप समाज में जो चल रहे हैं उनके प्रति आप उनको तोड़ने के लिए, या वो बच्चों के मन में ना बैठे कि लड़कियां कमजोर होती हैं, या कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके लिए आप डिस्कशंस कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं समाज में, ठीक है ना। तो वो आप कॉम्बैट कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स, ताकि ना क्रिएट हो। अगर हम बात करें पियाजे की, तो हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं, पीआर बोले तो पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, पीआरसी भी कह सकते हो। वाइगॉस्की है वीएस, यानी वाइगॉस्की है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट तो तीनों में कॉमन है, तो पियाजे हैं आर फॉर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वाइगॉस्की हैं एस फॉर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और जेरोम ब्रूनर हैं जेसी, यानी ये हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। सिंपल बात, पीआरवीएस जेसी, क्लियर है बात। हाँ, पियाजे की थियरी का नाम ही पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लेकिन वाइगॉस्की की थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही, इवन ब्रूनर की भी, लेकिन वाइगॉस्की की थियरी का नाम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशियो कल्चरल अप्रोच है, ठीक है ना, क्लियर है बात। कंजर्वेशन, अचीव एंड रिवर्सिबिलिटी सेम है नहीं। देखिए, कंजर्वेशन के लिए कई बार डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रेशन की जरूरत होती है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कि आप अलग अलग पक्ष से देख पाए चीजों को, डिसेंटर करने की क्षमता, कि आप एक बॉटल की सिर्फ लंबाई नहीं देख रहे, उसकी चौड़ाई पर भी ध्यान है। रिवर्सिबिलिटी है, आपको यह पता हो कि इस पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, बर्फ को पानी बनाया जा सकता है, एक बॉटल से दूसरी बॉटल में डाल दें अगर अलग शेप की, तब भी चीजें सेम ही रहती हैं। तो रिवर्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है कंजर्वेशन, संरक्षण अचीव करने के लिए, और विकेंद्रीकरण की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना साजू। जब ये दोनों हो जाते हैं तो हम कहेंगे कंजर्वेशन आ गया है। हाँ,
क्लियर है बात एकदम? ओएमआर शीट कहां से लें? मैंने दी हुई है आपको, भी नोट्स में मिली हुई है। नोट्स में आपको सीटेट ओएमआर शीट बिल्कुल वही मिली हुई है जो पेपर में मिलेगी। एक बार उसका प्रिंट ले लो। इवन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की हुई है, या करियर विल के नोट सेक्शन में भी की हुई है। चलिए खैर आते हैं वाइगॉस्की की थ्योरी, फटाफट से पढ़ते हैं। इसमें तीन से 6 चीजें, 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये वाइगॉस्की हैं, आप फोटो देख रहे हैं, इनका फोटो आपको यंग ही मिलेगा, मतलब जितने बाकी लोग बूढ़े दिखते हैं फोटोज में, प्याजे और बाकी लोग, उतने ये नहीं दिखेंगे। उसका रीजन है कि इनकी डेथ बहुत कम एज में हो गई थी, ठीक है ना। तो अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, इवन अगर हम कोहलबर्ग की बात करें, जो इनके बाद हम थियोरी पढ़ने वाले हैं, उनका भी हाल सेम ही है। हालांकि कोहलबर्ग ने जो है सुसाइड किया था। अ रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगॉस्की, अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी, ये मैं बता चुकी हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों पे इन्होंने ध्यान दिया कि समाज में क्या चल रहा है, हमारी संस्कृति में क्या चल रहा है, कौन से त्योहार मना रहे हैं हम, कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी मैं। तनुज सब बताऊंगी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें बताऊंगी, क्यों टेंशन लेते हो, है ना। 15 के बाद भी वीडियोस आएंगे। वाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो ये एक इन्होंने फोकस किया फंडामेंटल रोल ऑफ, अगर सीखने में हम बात करें, बच्चे के दिमाग के विकास में बात करें, तो सामाजिक इंटरेक्शन का, सोशल इंटरेक्शन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव है। रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एक फंडामेंटल चीज है, मूल चीज बच्चे के दिमाग के विकास में सोशल इंटरेक्शन है। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? फंडामेंटल रोल प्ले करती है, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है संज्ञान के विकास में। क्या है? फंडामेंटल है, यानी मूल तत्व है बच्चे के दिमाग के विकास का, मूल तत्व, ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट है। समाज में जब बच्चा जाता है, दादी नानी से कहानियां सुनता है ना, अपने दोस्तों से बातचीत करता है, कार्टून देखता है टीवी में, ये सब क्या है? एक तरह का सामाजिक अंतःक्रिया का ही पार्ट है। तो वो सीखता है। हम बहुत सारी चीजें, अगर एक बच्चा है जिसके पिताजी जो है वो एक दुकान चलाते हैं, या एक बच्चा है जिसके पिताजी कारपेंटर हैं, एक बच्चा है जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको बाकी बच्चों से ज्यादा चीजें पता होंगी। अगर किसी के पिताजी कारपेंटर हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत, अगर वो थोड़ा भी इंटरेक्ट करता होगा, सोशल इंटरेक्शन से हम ऐसे सीखते हैं, चाहे उसकी एज कम होगी, उसको पता होगा लकड़ी कैसे कटती है, या कुछ तो उसको आइडिया होगा कि माप लेने का, मेजरमेंट का उसको आइडिया होगा। अगर कोई बच्चा है जिसके पिताजी की दुकान है, वो वहां पे बैठता है, तो उसका एक इंटरेक्शन होगा, उसकी कैलकुलेशन बेटर मिल सकती है आपको, कि वो जल्दी से कैलकुलेट कर लेता है चीजों का प्राइस उसको पता हो सकता है। और क्या हो सकता है? तीसरी चीज जो हम बात कर रहे थे, किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो उसको बीमारियों के बारे में, या उस महकमे के बारे में, या हम क्या कहें उसको, एक उस प्रोफेशन के बारे में उसको पता होगा, बीमारियों के बारे में पता होगा, कुछ हाइजीन की हैबिट्स उसको पता होंगी। तो ये क्या है, जैसे हम समाज में और संस्कृति में इंटरेक्ट करते हैं, हमारी समझ विकसित होती है ना, हमारी समझ विकसित होती है। तो हमें बच्चे के सोशल एनवायरनमेंट को, उसके कल्चरल एनवायरनमेंट, किसी के पिताजी किसान है मान लीजिए, तो उसमें भी उसको खेती के बारे में, सब्जियों के बारे में पता होगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं अंजलि, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, सारा खेल इंटरेक्शन का है। मान लीजिए आप घर में रहते हैं और आपके घर में रोज लकड़ियां कट रही हैं, चीजें हो रही हैं, मान लीजिए लकड़ियां कट रही हैं, मतलब कारपेंटर हैं जैसे कोई कह रहे हैं कि मुझे तो लेकिन नहीं पता। अगर आपने इंटरेक्ट ठीक से नहीं किया है, आपने बैठ के ऑब्जर्व नहीं किया, आपके पिताजी ने आपको इन्वॉल्व नहीं किया, या माताजी ने इन्वॉल्व नहीं किया, कभी कोई बात ही नहीं सुनी, आपने इंटरेक्ट ही नहीं करा, आप अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, तो फिर नहीं सीखेंगे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। जो व्यक्ति ऑब्जर्व करेगा, जो इंटरेक्ट करेगा, सोशल इंटरेक्शन इसीलिए लिखा हुआ है, सोसाइटी तो सबके लिए है, लेकिन सब इंटरेक्ट थोड़ी करते हैं। तो जो इंटरेक्ट करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उससे ज्ञान का निर्माण होगा। हाँ, हो जाएगी रुचिका, डोंट वरी, इनफ है वीओडी में जो एनईपी है, ठीक है ना। जिसकी सिस्टर टीचर हो, उसके भाई बहन भी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ ठीक है श्यामलाल, बात ठीक है।
हाँ देखो कैलकुलेशन और काउंट ऑफ मनी, आर्यन कह रहे हैं मेरे पापा मैनेजर हैं बैंक में और मैं कर लेता हूं। तो सामाजिक इंटरेक्शन का अगर उन्होंने किसी भी तरह से आपको इन्वॉल्व किया है तो फर्क पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स टीचर रहे हैं या मैं गांव में रही हूं, उन सारी चीजों का फर्क पड़ा है अगर आपने इंटरेक्ट करा है तो, ठीक है ना। मुझे याद है 2004 में बहुत छोटी थी और उस समय पे मेरे मामा जी भी टीचर हैं और मैं बुलंदशहर में रहती थी, तो उस टाइम पे जनगणना चल रही थी, पता नहीं 2004 की बात है या 1 की बात है, 1 की है आई थिंक। तो मुझे बहुत सारी चीजें उस टाइम पे आइडिया लगा कि अच्छा ऐसे होता है, ये होता है, अच्छा आप पता करते हो गांव में जाकर के पूरा, है ना, चीजें होती है। हो सकता है किसी और का इंटरेक्शन किसी और प्रोफेशन के साथ हो या समाज में अलग लोगों के साथ हो, उसको वो पता लगेगा। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड विद, यानी आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं केयरफुली चूज कीजिए आपके दोस्त कौन है ना, क्योंकि उनका प्रभाव आप पे पड़ेगा। आप इंटरेक्ट करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। तो हम समाज में इंटरेक्ट करके, अंतः क्रिया करके, अन्योन्य क्रिया करके, बातचीत करके, एक्टिविटी करके बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। अगर कोई सर्दियों में रहता है, मान लीजिए अमेरिका में, कनाडा में, जहां बहुत ठंड पड़ती है, अलास्का में जहां बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां उनको बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही पता होगा कि कैसे सर्वाइव करना है। हमारे लिए अलग चीजें हो सकती हैं, हमें गर्मी में पता है कैसे सर्वाइव करना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, मतलब है सोशल इंटरेक्शन से हमारी नॉलेज डेवलप होती है। वाइगॉस्की के बारे में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है? 3 चीजें हैं। SCL बहुत बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा अगर आपने मेरे सेशंस पहले देखे। जैसे BPL कार्ड होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे ही वाइगॉस्की के लिए आप मान लीजिए, मतलब सेम वैसे नहीं, बस याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूं कि हाँ, इसलिए हमें देखना है कि बच्चे अच्छी कंपनी में हो। कि SCL बोले तो सोसाइटी यानी समाज बहुत महत्वपूर्ण है वाइगॉस्की के लिए, इसीलिए हम इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे हैं कि समाज में बच्चा अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखता है जिस माहौल में वो रह रहा है, ठीक है ना। स्कूल में भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज सीखते हैं। दूसरी चीज है C फॉर कल्चर, जिसको हम संस्कृति कहते हैं। हम क्या दादी नानी से कहानियां सुन रहे हैं, क्या कपड़े हमारे यहाँ पहने जा रहे हैं, क्या ग्रंथ हमारे यहाँ पढ़े जा रहे हैं, क्या त्योहार हम मना रहे हैं, है ना, क्या हमारी हिस्ट्री है उस कल्चर की। तो ये सब चीजें भी हमारे संज्ञान को, हमारी समझ को विकसित करती हैं। उस तरह से इनका प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है, ठीक है ना। लैंग्वेज, अगर हम बात लैंग्वेज की करें तो तीसरा टूल है लैंग्वेज। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, वाइगॉस्की की पूरी थियोरी का सार है ये। भाषा के माध्यम से, भाई अगर लैंग्वेज ना हो तो क्या तो आप सोसाइटी में इंटरेक्ट करेंगे और क्या आप कल्चर को समझेंगे। आप रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज के माध्यम से तो समझ पा रहे हैं आप लोगों से बात कर रहे हैं, सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है वहां पे, है ना। अब ये साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकता है ना। तो लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से कल्चर सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाते हैं, आप चीजों को समझ पाते हैं। तो सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, SCL जो है इंपॉर्टेंट कार्ड है वाइगॉस्की के थियोरी में। SCL वाइगॉस्की की थियोरी में ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा एक तो, और एक है आपकी सोसाइटी, और तीसरा है कल्चर, SCL। एक चीज जिस पे ध्यान नहीं दिया गया वाइगॉस्की की थियोरी में वो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। जैसे पियाजे ने जेनेटिक्स को बात की थी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के कॉन्सेप्ट को दिया था, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे वाइगॉस्की का ध्यान नहीं है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? जैविक पक्ष। जैविक पक्ष क्या होता है? हमारे जेनेटिक्स, हमारा DNA, हमारी हेरिडिटी, उस पे ध्यान वाइगॉस्की का नहीं है। जैविक पक्ष को इग्नोर किया गया है इनकी थियोरी में। ये इनका एक क्रिटिक भी है, ये इनकी एक आलोचना भी है। जैविक पक्ष को उतना महत्व नहीं दिया। इन्होंने कहा एज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इग्नोर्ड है इनका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है इनकी थियोरी में, और यही वाइगॉस्की का क्या है? क्रिटिक है, यानी आलोचना की जाती है वाइगॉस्की की इस बात के लिए कि इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया। इन्होंने क्रिटिक मतलब आलोचना है इनकी, आलोचना। जैसे पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन को उतना महत्व नहीं दिया, लैंग्वेज को उतना महत्व नहीं दिया जितना दिया जा सकता था, है ना। तो ये क्रिटिक है इनका, क्रिटिसिज्म है, अगर मैं कहूं तो आलोचना है ना। क्रिटिसिज्म है, अब इसको क्रिटिक लिखा रहने देते हैं। तो आलोचना है कि इन्होंने जैविक पक्ष को, इन्होंने हेरिडिटी को
इग्नोर किया है। इन्होंने कहा एज आपकी कुछ भी हो, अगर आप किसी माहौल में रह रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर एक छोटा बच्चा, और इन्होंने खुद के बच्चों पे भी ये देखा कि जब इनकी आई थिंक वाइफ नहीं थी या कुछ तो था, तो ये कुकिंग करते थे और इनके 2 बच्चे साथ में रहते थे, तो उन्होंने भी देख देख के कुकिंग करना सीख लिया। हम घर पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं इंटरेक्ट करके, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, या अभिमन्यु की जो हम कहानी सुनते हैं, तो कैसे उन्होंने लैंग्वेज के माध्यम से सुन लिया, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, जो माँ बाप बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने हेरिडिटी को उतना महत्व नहीं दिया, जेनेटिक्स को उतना महत्व नहीं दिया, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को उतना महत्व नहीं दिया जितना पियाजे दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये की बात है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब वही है, सोशल एस्पेक्ट्स को इन्होंने महत्व दिया है। अब इन्होंने कहा लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट का क्या मतलब है भाई? क्योंकि इनका ध्यान ही लर्निंग पे है कि हम समाज में जो सीख रहे हैं, इनका ध्यान एज के साथ होने वाले डेवलपमेंट से ज्यादा एक्टिविटी पे है। तो ये कह रहे हैं लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। लर्निंग यानी सीखने से डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन आता भी है भाई, है ना, सीखने से डेवलपमेंट कैसे होता है? यानी जब आप एफर्ट करते हैं। लर्निंग क्या है? जब आप, मैंने पहली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जब हम वो पढ़ रहे थे डेवलपमेंट के, मैचुरेशन है जो हेरिडिटी के साथ अपने आप क्षमताएं डेवलप हो रही हैं। आप एक 5 साल के बच्चे को 15 साल की चीज नहीं सिखा सकते यदि उसका शरीर ही मैच्योर नहीं है, तो, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं लर्निंग की, लर्निंग क्या है? एफर्ट और प्रैक्टिस। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप बार बार एफर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीख जाते हैं, अधिगम है। डेवलपमेंट है, एज के साथ बहुत सारी चीजें अपने आप हो रही होती हैं, है ना। तो अधिगम की अगर हम बात करें कि हमारी समझ का विकास, तो हम एज के साथ कहते हैं कि यार अपने आप समझ आ जाएगी, अभी छोटा है या छोटी है, अधिगम। और ये है विकास। तो वाइगॉस्की का मानना है कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। लर्निंग डेवलपमेंट की तरफ, अधिगम से विकास होता है। यानी बच्चा पहले सोसाइटी में सीखेगा चीजें, एक्टिविटी करेगा अपने बड़ों के साथ, अपने स्कूल में, गेम में, टीवी देखेगा, जो भी करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? सीखेगा चीजें। अब आप बच्चे को मदद दे रहे हैं, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, सीख जाएगा। कोई बच्चा होगा जो 15 साल की उम्र में भी साइकिल नहीं सीखेगा, अगर आपने उसको सिखाया ही नहीं, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो लर्निंग यानी एफर्ट, प्रैक्टिस से जो हम सीख रहे हैं, उससे डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा विकास भी होता है। वहीं पियाजे कहते हैं, पियाजे का मानना यहां पे उल्टा है इस केस में, कि ये क्वेश्चन आता है, पियाजे का मानना है कि डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। डेवलपमेंट यानी विकास जो है वो हमें अधिगम की ओर ले जाता है। पियाजे कह रहे हैं अगर बच्चा 5 साल का है तो उसके अंदर, या 10 साल का है तो रीजनिंग तो अपने आप आने लगेगी। अब रीजनिंग आएगी तो हम उसको उस तरह की चीजें सिखा पाएंगे। तो ये कह रहे हैं डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग बोले तो अधिगम। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो पियाजे का मानना ये इन 2 चीजों में बिल्कुल ऑपोजिट है। लैंग्वेज को लेके ये ऑपोजिट नहीं है। अभी लैंग्वेज की भी हम बात करेंगे जब लैंग्वेज वाला सेक्शन आएगा। इसमें सच क्या है? दोनों चीजें सच हैं भाई। 2 अलग अलग लोग हैं। जरूरी थोड़ी कि एक इंसान सही कह रहा होगा और दूसरा गलत ही होगा। हो सकता है उसकी बात में भी कुछ सच्चाई हो सकता है इसकी बात में भी कुछ सच्चाई हो। दोनों ने अपने अपने थियरीज पेश की हैं, दोनों ने अपने अपने एविडेंसेस दिए हैं, है ना। दोनों ने अपने अपने एविडेंसेस दिए हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें सही हैं। अगर हम देखें, बहुत सारे केसेस में सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, बहुत सारे केसेस में आपकी हेरिडिटी से भी एक क्षमता मिली हुई जरूरी है, या एज का भी होना जरूरी है। तो दोनों ही सही है। वाइगॉस्की ज्यादा कारगर है, प्रैक्टिकल ज्यादा लगते हैं मुझे, अगर पर्सनली आप पूछेंगे तो, है ना। क्योंकि अगर आपको एक एवरेज इंटेलिजेंस मिली हुई है हेरिडिटी से, जो हम इंटेलिजेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, दुनिया में 50% लोगों की बुद्धि जो है एवरेज है, औसत है 90 से 110। तो वो तो ज्यादातर लोगों के पास है। कुछ ही लोग हैं जो एक्सट्रीम बिल्कुल, या तो दिमाग से एकदम पैदल, मतलब उनका आईक्यू बहुत कम है, और या फिर दिमाग से बिल्कुल ही बहुत एक्सट्रीम पे गिफ्टेड हैं। उन 1% लोगों के अलावा मेजॉरिटी तो एवरेज आईक्यू रखती है। दिमाग तो बराबर ही एक तरह से देखा जाए तो। अब आपने कितना घिसाई की है, घिसाई मतलब मेहनत कितनी की है, वो हीरे को चमकाया कितना है, वो आपकी लर्निंग पे, आपके एफर्ट पे, आपके सोशल इंटरेक्शन पे, आपको माहौल कैसा मिला है, आपको एजुकेशन कैसी मिली है, उन सब पे फोकस करेगा। तो मुझे पर्सनली प्रैक्टिकल वाइगॉस्की ज्यादा लगते हैं। लेकिन पियाजे ने भी, ऐसा नहीं है कि सोशल एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। वो दोनों ही अपने आप में चैंप हैं, तभी आप पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है ना।
तो खैर आते हैं, कैसे नहीं हो रही बिना, सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं भाई, क्या दिक्कत है? मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, डर लग रहा है पेपर से, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो, या कोई और समस्या है? आईक्यू का फॉर्मूला अभी आएंगे, उस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। हाँ, फैक्ट पूछेगा तो नाम पूछेगा कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, एल से डी की तरफ जाते हैं, एल डी है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, और डी एल है पियाजे के अकॉर्डिंग। ये कहते हैं पहले एज के साथ संज्ञान, हमारे दिमाग विकसित होगा, हमें डिसेंटर करने की क्षमता आएगी, हमें ये होगा, फिर वो होगा, फिर उसके अनुसार एज के अकॉर्डिंग आप करिकुलम बनाते हैं। ऐसा नहीं है एक 7 साल के बच्चे के लिए 14 साल की एज का सवाल दे दें हम, ठीक है ना। तो लर्निंग से डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से लर्निंग पियाजे, लर्निंग से डेवलपमेंट वाइगोस्की, ये बेसिक सी बात है। आते हैं, समझते हैं कहानी। इनकी थियोरी में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, मेकिंग मीनिंग यानी अर्थ निर्माण महत्वपूर्ण है, ये हमें पता ही है, और सोशल लर्निंग जो है, जब हम समाज में इंटरेक्ट करते हैं, चीजें सीखते हैं, तो उससे हमारा विकास होता है, हमारा दिमाग विकसित होता है, ठीक है। यही बात इसमें की हुई है, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ खुदेजा, कोई बात नहीं, पढ़ते जाना है, कोई बात नहीं, मॉक में कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, इस टाइम पे कोशिश ये करनी है जहां गलती हो रही है उसको इंप्रूव किया जाए, जो टॉपिक्स ज्यादा स्कोरिंग है उन पे फोकस करें हम। लैंग्वेज एंड थॉट पे अभी आएंगे, अभी आप सिर्फ लर्निंग और डेवलपमेंट वाला पार्ट याद रखें, अगर मैं साथ में बता दूंगी सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस चल रही है ऑलरेडी, यूट्यूब पे फ्री भी चल रही है, और मैंने अलग से सेशंस भी डलवा दिए हैं, ठीक। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा, मोर देन इनफ चीजें आपको दी जा रही हैं। हाँ, जैसे प्याजे कह रहे हैं भाई 18 साल के हो जाओगे तब तो लाइसेंस देंगे, सही बात है शिल्पी। वाइगोस्की कह रहे हैं हो सकता है आपने कम एज में सीख लिया हो चलाना, लेकिन एक सर्टेन मेच्योरिटी एज के अनुसार आएगी। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कुछ चीजों में कोई ज्यादा कारगर है, कुछ चीजों में कोई और ज्यादा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वही एससीएल जो मैं आपको बता चुकी हूं कि हम जब सोशल इंटरेक्शन करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, सोशल आइसोलेशन नहीं, इस बार पेपर में पूछा भी हुआ था और ये पहले भी आया हुआ है, सोशल आइसोलेशन लिखा हुआ है अगर इंटरेक्शन की जगह, तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव, यानी समाज से अलग कर दो, अकेला रखो बच्चे को, जबकि इंटरेक्शन का मतलब है समाज में इंटरेक्ट करे बच्चा, अंतःक्रिया करे, क्या करे, अंतःक्रिया करे। तो पियाजे ने, वाइगोस्की ने इंटरेक्शन की बात की है, आइसोलेशन की बात नहीं की है, तो अगर आइसोलेशन लिखा हुआ है सोशल के आगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, तो आंसर गलत हो जाएगा बिल्कुल। कल्चर की अगर हम बात करें, संस्कृति, जो कहानियां, किससे आपके यहाँ कस्टम्स चल रहे हैं, रीति रिवाज, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति का पार्ट हो गई। भाषा आपको पता ही है, तीसरा ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग का, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं कि मनुष्य के पास भाषा एक बहुत बड़ा यंत्र है जिसके माध्यम से हम अपनी समझ का विकास कर सकते हैं। बात ठीक है, भूलते भी जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, प्रियंका सबको लगता है ऐसा, और इस बार समय भी कम मिला है। हाँ क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई दिक्कत परेशानी? ट्वेल्थ के आसपास तक यही है क्या? 12th क्लास तक यही है क्या? नहीं, 12th क्लास में बहुत सारी चीजें इसमें से हैं, बहुत सारी चीजें इसमें से नहीं है, एक्स्ट्रा हैं, अलग हैं, जो आपके लिए सारी काम की नहीं है, इसलिए 12th की एनसीईआरटी सारी नहीं पढ़नी होती साइकोलॉजी की, सारे टॉपिक आपके काम के नहीं है, और सीटेट में तो बहुत ही कम हिस्सा काम का है, ठीक है सोनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट्स तो आपको दिए हुए हैं, नहीं भी बना रहे हो तब भी सीडीपी के तो वही 30-40 पेज के नोट्स एक साथ दिए हुए हैं, कोई हिंदी में एक बार रीडिंग भी दे लेगा और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हुए हैं, बार बार रिवीजन करते रहना है ना, उससे ही कंफ्यूजन क्लियर होगा, और जो क्वेश्चंस रात को चल रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में डलवाए हुए हैं, एक बार उनको भी समझना है, उसमें प्रॉपर एनालिसिस है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जिनके बारे में हमें जानना है, फटाफट से समझते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? एक है जेडपीडी, जिससे क्वेश्चन आता ही है। जेडपीडी बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन का मतलब होता है दायरा, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है संभावित, प्रॉक्सिमिटी संभावना है, और पोटेंशियल है बेसिकली, और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो संभावित विकास का क्षेत्र, कि संभावना है कि आपका विकास यहां तक हो सकता है, संभावित विकास का क्षेत्र। अब ये संभावित क्यों है? जैसे अभी कोई बात कर रहा था कि मैं तो कारपेंटर है मेरे पिताजी, या घर में कुछ भी देखते होंगे वो, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि कैसे चीजें होती हैं, तो इसका मतलब संभावना तो थी, अब आपने खुद को वो स्पेस कितना दिया है, वहां कितनी मदद आपको मिली है, कितना आपने सीखना चाहा है या हेल्प मिली है, उस पर डिपेंड करेगा। तो संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं इसको, हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ZPD, ठीक है जी, ये वाइगोस्की ने इस पर बात की है। फिर आती है एक चीज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। ध्यान रखिएगा ये टेम्परेरी हेल्प है, कोई परमानेंट हेल्प नहीं है, ठीक। इसको मचान कहते हैं या ढांचा कह देते हैं हिंदी में स्कैफोल्डिंग को, दिया इसको ब्रूनर नहीं था, बट वाइगोस्की ने अपनी थियोरी में इसको यूज किया है।
SST के लिए तो एनसीईआरटी ही पढ़ी आप 6 to 8 की। अब तबियत अच्छी है मनोज, थैंक यू अंपू। वो लगता है यार पेपर में डर, बस पढ़ते जाओ। ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात पे आज ने किया, अभी उस पर भी आएंगे। क्यों आगे आगे परेशान रहते हो, चलो देखो एक बार। मोर नॉलेजेबल अदर तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है, यानी मोर का मतलब है ज्यादा, नॉलेजेबल मतलब ज्ञान वर्धक अन्य। कोई भी एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो, एज में आपसे कम हो सकता है, एज मेरी आप में से कई लोगों से कम हो सकती है आज भी, जबकि मेरे को 7 साल हो गए पढ़ाते हुए। जब शुरू किया था तो ज्यादातर लोगों की एज मुझसे ज्यादा ही होती थी जो पढ़ते थे या जो लर्नर्स थे अपने। लेकिन एज आपकी हो, लेकिन इतनी बात पक्की है कि अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, आप 30 में से 30 भी लाएंगे, आप नौकरियां भी लेंगे। कितने सारे लर्नर्स ने जॉब्स ली हैं। तो अपने सब्जेक्ट में शायद मैं आपसे ज्यादा जानती हूं, यही मान के चलेंगे। शायद क्या मतलब, अगर आपको बिल्कुल हेल्प मिल रही है तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब मैं क्या ज्ञान का घमंड थोड़ी दिखाऊंगी, कहूंगी नहीं मेरे को सब कुछ पता है दुनिया में। तो सीडीपी में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, हो सकता है मैथ्स में आप मेरी मदद कर सकते हो, हिस्ट्री में किसी ने मास्टर्स की हुई हो सकता है वो हिस्ट्री में मुझसे ज्यादा जानता हो। तो एज मैटर नहीं करती इनके अकॉर्डिंग। मैटर क्या करेगा, उस क्षेत्र विशेष में जो आप जानना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा जानता हो व्यक्ति, है ना। जैसे फोन चलाने में जो बूढ़े लोग हैं 50 साल के, मतलब बूढ़े मतलब हमसे पहली जनरेशन, हो सकता है हम उनसे ज्यादा जानते हो, या इवन छोटा बच्चा उनसे ज्यादा जानता हो 10 साल का, तो वो पूछ लेते हैं बेटा ये वीडियो कॉल कैसे होगी। इसका मतलब एज मैटर नहीं कर रही, उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को ज्यादा आता हो आपसे, उससे आप सीख सकते हैं। ठीक है ना, 34 है कोई कह रहा है, बिल्कुल। अब इन तीनों चीजों को समझते हैं। ZPD समझ, ZPD है, स्कैप फोल्डिंग है और MKO है। ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये तीनों जुड़े हुए हैं। ये ZPD के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही होती हैं। समझते हैं कहानी क्या है एक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर होगा। हाँ थैंक यू सोनी। अगर हम देखें यहाँ पे सारे सेशंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ कराइए, रोने क्यों लग जाते हो। देखो एक बार, देखो एक बार, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या कहता है भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वो दायरा है जो आप यहां देख रहे हो, ये वाला जिसपे ZPD लिखा हुआ है। ठीक, एक सर्कल होता है A जिसमें आप खुद से कर सकते हो कोई भी चीज। आप CDP में शायद 15-20 नंबर पहले खुद से ले आते होगे, बिना कोई बैच लिए, बिना कुछ लिए। मैं तो मान रही हूं 20 नंबर भी आप ले आते होगे। ठीक, इसका मतलब आपको हो सकता है कुछ टॉपिक्स अच्छे से खुद से ही समझ में आ जाते हो, बिना हेल्प के। विदाउट हेल्प के आप कोई काम कर सकते हैं। अब आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ाई की होगी उसकी वजह से, या कॉमन सेंस से, या जो भी आज तक सीखा है। विदाउट हेल्प एक व्यक्ति या एक बच्चा इस दायरे के अंदर कोई काम कर सकता है, इसलिए इसको A कह रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंटली जो वो खुद से कर सकता है। फिर इसके बाद वाला जो दायरा है ये महत्वपूर्ण है। यहां पे अगर उसको मदद मिल जाए तो वो 20 नंबर नहीं 30 ले आएगा। यानी अगर सही इंसान से आप पढ़ रहे हैं, आपने कोर्स ले लिया, आप जुड़ गए मेरे साथ में, है ना, ये जहां से भी आपको समझ आता है वहां आप जुड़ गए, तो ये ZPD ये वो दायरा है जहां आप जितना आपको खुद से आता है और जहां तक आप पहुंच सकते हैं उसके बीच की दुनिया है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी जो आप खुद से कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, और जो आप किसी की सहायता के साथ कर सकते हैं। यानी आप खुद से 20 नंबर लाने के लायक थे, लेकिन आपने बैच लिया, आपने पढ़ाई की, आपने समझा कॉन्सेप्ट्स को, मुश्किल चीजों को, आपको हेल्प मिली, तो अब आप 30 आउट ऑफ 30 भी ला पा रहे हैं, 28 आउट ऑफ 30 भी ला पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये वो दायरा जहां किसी की हेल्प मिल जाए। ZPD इसीलिए कह रहे हैं इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावना है कि यहां आपका विकास आगे बढ़ जाएगा। आपके अंदर क्षमता तो है कि आप सीटेट पास कर जाएं, बस आपको चाहिए थी मदद। मदद किसकी, किसी कोचिंग की, किसी बुक की, यूट्यूब वीडियो की, वॉट एवर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो एक दायरा जहां आप खुद से कर सकते हैं कोई चीज इंडिपेंडेंटली A, फिर ये ZPD वाला दायरा जहां आप हेल्प के साथ कर सकते हैं। तो इस हेल्प को क्या कहते हैं, इस हेल्प को कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ये जो प्रोसेस है, स्कैप फोल्डिंग कोई चीज नहीं है, प्रोसेस है, टेम्परेरी हेल्प। यानी जब तक आप कोई काम नहीं करना सीख जाते तब तक आपको मदद दी जा रही है। अब इस पे आएंगे, टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। यानी जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आपको साइकिल एक पीछे से व्यक्ति पकड़ता है, और जब आप खुद से चलाने लगते हैं पीछे से वो छोड़ देता है, आप चलाते रहते हैं। ये टेम्परेरी हेल्प थी। ऐसा नहीं जिंदगी भर आप साइकिल, मैंने पता नहीं कितने बच्चों को, अपने आसपास वालों को, जब मैं छोटी थी साइकिल सिखाई है, अपने से 1 आध साल छोटों को, 6 महीने छोटों को। तो वो क्या हुआ, स्कैप फोल्डिंग है, टेम्परेरी हेल्प। या मुझे मेरी मामी जी ने हेल्प की थोड़ा सा पीछे से पकड़ने में साइकिल, तो ये क्या हुआ, टेम्परेरी हेल्प उन्होंने दी। ऐसा थोड़ी अब मैं जिंदगी भर, आज भी मैं बाइक चला रही हूं तो पीछे से मामी जी पकड़ के भाग रही हूं, साइकिल चलाने में मदद कर रही हूं मुझे। वो टेम्परेरी हेल्प है जब तक आप खुद से नहीं करने जाते। जैसे आप किसी टॉपिक में किसी स्टेप पे अटक गए, तो आपको हिंट दे दिया किसी ने, तो क्या हुआ, ये मोटिवेशन नहीं है, ये हेल्प है प्रॉपर। तो आपको किसी ने हिंट दे दिया, आपका वो स्टेप सॉल्व हो गया, तो वो स्कैप फोल्डिंग है। ये देगा कौन स्कैप फोल्डिंग, ये स्कैप फोल्डिंग देगा मोर नॉलेजेबल अदर,
वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो, जिसको साइकिल का थोड़ा बहुत ज्ञान हो पहले से, एटलीस्ट पकड़ने का, जिसको उस क्षेत्र विशेष में आपसे ज्यादा जानता हो, वो स्कैप फोल्डिंग देगा। तो स्कैप फोल्डिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो किसके द्वारा दी जाएगी? मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाएगी। कहां दी जाएगी? तो इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, संभावित विकास के क्षेत्र के अंदर दी जाएगी। क्योंकि एक दायरा है जहां आपको मदद की जरूरत ही नहीं है, तो यहां मदद क्यों दें भाई? यहां तो स्कैप फोल्डिंग की जरूरत ही नहीं है। एक दायरा है जहां आपको मदद दे भी जाए तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब अब आप साइंटिस्ट थोड़े ना बन जाएंगे DLED करके, BEd करके। तो यहां आपको मदद दे भी दें तो आप आविष्कार थोड़ी कर लेंगे। कुछ चीजें होंगी जो मदद के बाद भी नहीं सीख पाता इंसान। तो ये वो दायरा है तो जिसमें मदद के साथ भी नहीं सीख सकता, उसमें भी हेल्प देने का फायदा नहीं है। जहां मदद की जरूरत ही नहीं है वहां भी हेल्प देने का फायदा नहीं है। तो जहां पे संभावना है कि मदद मिल जाए तो सीख जाएगा, उसमें हेल्प देनी है, वो है ZPD। इसीलिए तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कह रहे हैं। ठीक है ना? देखो एक बार समझते हैं। ए है स्टफ लर्नर्स कैन डू, यानी वो काम, ए वो दायरा है जहां पे बच्चे खुद से चीजें कर सकते हैं बिना मदद के। ZPD जो ब्लू से लिखा हुआ सेकंड वाला सर्कल, वो है स्टफ लर्नर्स कैन डू विद सपोर्ट, यानी यदि मदद मिल जाए लर्नर्स को, कोचिंग मिल जाए तो वो कर देंगे, उस काम को सीख जाएंगे। बी वो दायरा है जहां पे स्टफ लर्नर्स कांट डू इवन विद सपोर्ट, उनको मदद भी दी जाए तब भी वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या हो तो बताओ। अभी इसको और एक और बार मैं समझाती हूं, कई लोगों को कंफ्यूजन बनी रहेगी। देखो ZPD जो है वो डिफरेंस है, इसको आसान भाषा में लिख देती हूं। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, है ना? डिफरेंस बिटवीन what a learner can do with or without support. Difference between what a learner can do independently, यानी स्वतंत्र रूप से, और with someone's help, यानी वो अंतर है जहां एक व्यक्ति खुद से जो चीज कर सकता है और किसी की मदद से जो चीज कर सकता है, उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कह रहे हैं। ठीक है ना? ये अंतर है जो आप खुद से कर सकते हैं और किसी की सहायता के साथ कर सकते हैं, उसके बीच का अंतर है। क्लियर है बात? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ये स्कैप फोल्डिंग को भी थोड़ा सा जानेंगे। देखिए इस फोटो से आप और बेहतर समझ पाएंगे, नोट्स में भी मैंने दी हुई है ये फोटोज। ZPD क्या है? वो दायरा, यानी दायरा है कि आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है, ये उसके दायरे में है, सीखने के दायरे में, ZPD में, संभावित विकास के क्षेत्र में, यानी संभावना है कि उसका विकास यहां तक हो जाएगा कि आप 30 में से 30 ले आए। ये है आपकी संभावना सीखने की। ठीक है ना? अगर हम बात करें यहां पे, तो स्कैफोल्डिंग चाहिए आपको। बच्चा साइकिल सीख सकता है, उसको चाहिए मदद, यानी टेम्परेरी हेल्प। वो उसके पिताजी ने दी, उसको पीछे से साइकिल पकड़ी और वो चलाना सीख रहा है। अब ये टेम्परेरी हेल्प को हम हटा लेंगे, जैसे ही बच्चा खुद से साइकिल चलाना सीखेगा पीछे से हाथ छोड़ दिए जाएंगे। तो ये हुई स्कैफोल्डिंग। देगा कौन है स्कैफोल्डिंग? ये मोर नॉलेजेबल अदर देगा। वो व्यक्ति जिसको पहले साइकिल चलाना आता है या पकड़ने का, बैलेंस बनाने का आइडिया उसे है, वो मोर नॉलेजेबल अदर आपको ये हेल्प देगा। आपसे ज्यादा जानने वाला अन्य जो है आपको मदद देगा। एज में छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बस उस क्षेत्र में ज्यादा जानना चाहिए। जैसे आप किसी दोस्त से अपने हिंदी पढ़ सकते हैं और वो आपको CDP पढ़ा सकता है, मैथ्स पढ़ा सकता है, तो वो उस क्षेत्र में MK हो गया आपके लिए। ठीक है ना? क्या न्यूज सुन के जैस्मिन? हिंदी में पाड़ या ढांचा कहते हैं स्कैफोल्डिंग को। ठीक है ना? ZPD दायरा है, स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है हेल्प की। उस दायरे में तो हेल्प दोगे जहां पे आप सीख सकते हो। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं स्कैफोल्डिंग की, तो स्कैफोल्डिंग में क्या क्या आ सकता है, फटाफट से नोट करते हैं। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, कि भाई आपका हाथ खुद से नहीं पहुंच रहा था एक अलमारी पे चढ़ने के लिए, आपने एक चेयर का इस्तेमाल किया, आपने एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया अपने घर की छत साफ करने के लिए। किस चीज में? दीपावली के समय पे। तो ये आपकी संभावना थी कि आप वो साफ कर सकते हैं सफाई, लेकिन आपको एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। वो सीढ़ी स्कैफोल्डिंग है, वो सीढ़ी स्कैफोल्डिंग है। वो टेम्परेरी हेल्प है, सीढ़ी थोड़ी लगाए रहते हो हमेशा। जैसे वो पाड़ बांधते हैं ना, जब पेंट होता है घर में, बिल्डिंग बनती है, तो वो पाड़ बांधी जाती है, आपने देखी होगी साइड में, स्कैफोल्डिंग कहते हैं उसको। वो जब तक वो दीवार बन नहीं जा रही, जब तक पेंट नहीं हो जा रहा, तब तक वो पाड़ है काम की। जैसे पेंट हो जाएगा हटा लेंगे उसको।
तो स्कैप फोल्डिंग, आप अलमारी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म रखेंगे, एक स्टूल लेके आएंगे आम भाषा में, या एक चेयर रखेंगे और चढ़ जाएंगे, वहां से अलमारी से कुछ उतार लेंगे, है ना। या फिर क्या करेंगे, हेल्प ले लेंगे किसी व्यक्ति की। तो स्कैप फोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है, परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद है, टेम्परेरी हेल्प है। कोई नहीं, 7:30 तक का टाइम है अपने पास, अभी 2-3 चीजें हमें और समझनी है। टेम्परेरी हेल्प यानी अस्थायी मदद, स्थायी नहीं है। और अगर मैं क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में कहूं तो यहां पे ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के लिए खुद से सॉल्व कर देते हैं चीजें, बच्चे को आप सॉल्व करने में मदद देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ये कहेंगे कि तुमसे नहीं हो रहा क्वेश्चन, चलो मैं कर देता हूं, नहीं। जहां वो अटकेगा वहां उसको क्यूज देना, यानी हिंट्स देना, हिंट्स देना, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल देना, उस पर हम बाद में एक अलग चैप्टर है। क्यूज देना, हिंट्स देना, हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम देना, यानी आपने बच्चे के 2 स्टेप सॉल्व कर दिए और कह दिया अब आगे तुम करो। हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, जहां वो अटके, जहां उसको डिफिकल्टी हो, वहां आपने उसको हिंट दे दिया, हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम दे दी, कोई क्यू दे दिया, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पे भी क्लास होगी, ठीक है ना। दिए हुए तो है मनोज एसटी के नोट्स, बहुत बड़े रोहन, क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो ये हेल्प मिलती कहां है, ये टेम्पररी अस्थायी मदद मिलेगी कहां। देखो, अगर कोई ये कहे कि पहले एक बच्ची थी, इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, इस बार नहीं मतलब पहले आया था, एक बच्ची है जिसका हाथ पहले नहीं पहुंचता था, अब उसकी हाइट बढ़ गई और अब वो अलमारी के ऊपर तक हाथ पहुंच पाता है या अलमारी खोल पाती है। तो ये स्कैफोल्डिंग नहीं है, उसकी हाइट बढ़ना ग्रोथ का पार्ट है। ऐसा थोड़ी कल कम हो जाएगी, टेम्पररी हेल्प थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये भी हमें यहां ध्यान रखना है कि टेम्पररी हेल्प है स्कैफोल्डिंग। किसके द्वारा दी जाएगी, तो मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाएगी, बाय एमकेओ। और कहां दी जाएगी, बाय एमकेओ, और दी कहां जाएगी, जेडपीडी में, उस दायरे में जहां संभावना है सीखने की। अब आप बिना प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लिए, आपको ये थोड़ी है कि आप कहेंगे हम कि तुमको साइकिल की ट्रेनिंग देंगे और प्लेन उड़ाना सीख जाओगे, तो जेडपीडी के अंदर दिया जाएगा। स्कैफोल्डिंग तो प्रोसेस है भाई, हेल्प, मदद। अब ये लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में यूट्यूब आपके लिए क्या हो सकता है, स्कैफोल्डिंग का काम कर सकता है। आप कहीं अटक रहे थे, आपने गूगल किया, कुछ समझ आ गया, खत्म हो गई बात। तो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, टेक्नोलॉजी हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो सकता है। स्कैफोल्डिंग प्रोसेस है, मोर नॉलेजेबल अदर से मिलेगी, अब वो टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप पूरी समस्या नहीं सॉल्व कर देते स्कैफोल्डिंग में, हिंट देते हैं, जहां अटके बच्चा वहां मदद देते हैं और उस मदद को फिर हटा लेते हैं जब वो खुद से करना सीख जाता है। जैसे आपको बैट पकड़ना सिखाया गया होगा और फिर जब सीख गए आप तो हटा लिया वो। जैसे आप जब ये कैरम खेलना सीखते हैं तो कोई आपकी मदद करता है, जब बच्चा लिखना सीखता है तो उसका साथ मम्मी पेंसिल पकड़ती हैं और लिखवाती हैं, उससे ए बनवाती हैं, ऐसे हाथ उसका भी होता है उस पर और मम्मी का भी हाथ पकड़ती है मम्मी, ठीक, या टीचर। और उसके बाद जब वो खुद से सीख जाता है बनाना तो वो हाथ हटा लेती हैं। ऐसा थोड़ी अभी भी मम्मी साथ चल रही है कि हाथ के साथ लिखवाऊंगी बच्चे से ना। तो वो स्कैफोल्डिंग है जो मोर नॉलेजेबल अदर मम्मी के द्वारा दी जा रही है, एमकेओ के द्वारा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सिर्फ याद रखने के लिए कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है अपने आप, और व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर, जो उससे ज्यादा जानता हो। तो वो एरिया है जहां मदद मिलेगी। मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति वो जो आपसे किसी एक पर्टिकुलर टास्क में ज्यादा जानता हो। ये बातें हम कर चुके हैं। वाइगॉस्की और लैंग्वेज के बारे में ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस डलवा दी गई है और यूट्यूब पे भी हम पढ़ेंगे। तो अब हर चैप्टर के साथ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, मेरा ध्यान समझाने पे ज्यादा है ताकि आप समझ पाए। 9 बजे है यूट्यूब पे क्लास। वाइगॉस्की एंड लैंग्वेज, वाइगॉस्की लैंग्वेज के विषय में क्या कहते हैं ये समझते हैं। वाइगॉस्की और भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, ग्रुप में सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोग करके सीखना, बच्चे ग्रुप में सीख रहे हो, असिस्टिव चीजें, मतलब अभी मैं आगे भी बताऊंगी वो। 1 मिनट पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक बार, अगर स्लो नहीं लेके चलेंगे तो फिर बैच का उतना फायदा नहीं रहेगा ना, दिमाग में चीजें रहनी भी तो चाहिए। ऐसे तो वीडियो में भी डलवाया हुआ है सब कुछ। वाइगॉस्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। जब हम समाज में अंतःक्रिया करते हैं, छोटे से बच्चे के साथ जब आप बात करते हैं उसके पैदा होते ही या बाद में, तब तो वो इंटरेक्शन करके भाषा सीखता है। तो भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से जन्म लेती है एक तरह से। जबकि प्याजे कह रहे हैं कि वो दिमाग की डेवलपमेंट होगा तो अपने आप लैंग्वेज आएगी।
Vygotsky viewed language as man's greatest tool, a means for communicating with the outside world. एक यंत्र है, मानव का सबसे बड़ा यंत्र है जिसके माध्यम से वो संप्रेषित कर सकता है, अपनी समझ को विकसित कर सकता है, जो सोशल इंटरेक्शन से जब हम समाज में बातचीत करते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं तो सीखते हैं और इससे हमारा फिर डेवलपमेंट होता है। क्या कहना है इनका? थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने लर्निंग और डेवलपमेंट पढ़े थे, अब हम थॉट एंड लैंग्वेज पढ़ेंगे। वाइगॉस्की और पियाजे इस चीज में थोड़े से डिफर करते हैं। एक तरफ लिखते हैं वाइगॉत्स्की को, दूसरी तरफ लिखते हैं पियाजे को। टॉपिक क्या है? थॉट एंड लैंग्वेज। ठीक है। वाइगॉस्की कहते हैं कि जो थॉट है यानी जो विचार है, आप खुद सोचिए पहले विचार आया होगा या भाषा आई होगी। थॉट और लैंग्वेज जो है दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, भाषा अलग चल रही है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, थॉट यानी विचार, और लैंग्वेज है जिसको हम भाषा कह रहे हैं। ठीक है। ये दोनों क्या चलते हैं? समानांतर चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, इंडिपेंडेंट चलते हैं, साथ साथ अलग अलग चल रहे हैं इंडिपेंडेंटली एक टाइम तक। एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, यानी भाषा अलग विचार अलग, और फिर एक टाइम के बाद मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा भाषा पहले आती है विचार बाद में, विचार बाद में आता है भाषा पहले, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने, वो पियाजे ने कहा है। कई लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं कि इसका जस्ट उल्टा पियाजे ने कहा होगा, नहीं, पियाजे ने कहा है थॉट से लैंग्वेज आती है, थॉट से लैंग्वेज आती है, यानी थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, यानी विचार भाषा से पहले आता है। प्रोसीड्स लैंग्वेज यानी पहले आता है, प्रोसीड्स लैंग्वेज। और ना सिर्फ प्रोसीड करता है, मैं और इसको क्लियर लिख देती हूं ताकि आप समझ पाए। देखिएगा, प्रोसीड्स एंड डिटरमिन्स लैंग्वेज। डिटरमिन करने का मतलब है सुनिश्चित भी करता है कि भाषा क्या होगी। पहले आप विचार करते हैं दिमाग में, फिर तो बोलते हैं भाषा क्या है, डिटरमिन्स लैंग्वेज। तो जो थॉट है वो प्रोसीड करता है यानी पहले आता है, और निर्धारित भी करता है कि भाषा क्या होगी। मतलब जब आपको भाषा नहीं आती थी तब भी आप, अगर आपको कोई चीज दिखाई जाए, दिमाग में विचार तो आता होगा, एक छोटे बच्चे के भी जिसको उस बात को कहना नहीं आता, उसके दिमाग में विचार तो आ रहा होगा कुछ, उसको देख करके, एक कार्टून भी देख करके कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा होगा। तो यानी विचार पहले आता है और बाद में आपको भाषा बोलनी आती है। विचार सुनिश्चित करता है कि भाषा क्या होगी। पहले आप मन में सोचते हैं, ये चीज इतनी तेजी से हो रही होती है कि हमें पता नहीं लगता। अदरवाइज जब मैं बोल रही हूं तो मैं सोच रही होंगी पहले और फिर बोल रही होंगी, ये चीज तेजी से हो रही होती है ना। तो थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, विचार से भाषा, विचार और भाषा। तो विचार पहले, भाषा बाद में, और विचार निर्धारित करता है कि भाषा कैसी होगी। जबकि वाइगॉस्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हैं एक समय तक, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा पहले लैंग्वेज आती है बाद में विचार, ऐसा कुछ नहीं कहा, उल्टा नहीं है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इनिशियली सेपरेट सिस्टम होते हैं, विचार अलग चल रहा होता है, भाषा अलग चल रही होती है जीवन के शुरुआत में, फिर मर्ज करते हैं 3 साल के बाद जाकर के विचार और भाषा एक दूसरे में। एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम्स इंटरडिपेंडेंट, यानी जो आपका बोलना है, लैंग्वेज और थॉट, वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। ठीक है ना, एक विचार को भाषा की और भाषा को विचार की जरूरत पड़ती है, फिर ऐसा कह सकते हैं। वाइगॉस्की ने 3 प्रकार की भाषा बताई है, उसको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। आपके कमेंट्स चल नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं चल रहे हैं। हम टीम को बोल बोल के दुखी आ गए कि इस क्लास को 7:30 कर दो कर दो कर दो, लेकिन हमारी जो टीम है 7:30 तक ये लोग अपनी मर्जी से कभी 7 कर देते हैं, कभी 6 कर देते हैं, कमाल करते हैं। देखिएगा एक बार, अभी चल जाएंगे थोड़ी देर में कमेंट्स, इतना आप ये समझ लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के 3 प्रकार दिए हैं वाइगॉस्की ने। SPS से याद रख सकते हो, सोशल स्पीच, P फॉर प्राइवेट स्पीच, S फॉर साइलेंट इनर स्पीच।
इसको आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पीएनजी सारी मिल जाएंगी एक साथ। हम बात करते हैं वाइगोस्की के 3 प्रकार की, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट बताया, 3 प्रकार की भाषा बताई है, वो क्या है समझते हैं। भाषा के 3 महत्वपूर्ण प्रकार, SPCS, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, ये SPCS क्या है? अगर हम देखें, जो पहला प्रकार है वो है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। जन्म से 2 वर्ष के आसपास आते आते 2 इयर्स के अराउंड बच्चा बाहर बात करना सीख जाता है समाज में, ठीक है ना। सामाजिक वाक कह रहे हैं हम इसको, समाज में बात करना, सामाजिक वाक। इतनी बात क्लियर है? यानी मम्मी पानी दे दो, खाना दे दो, पापा ये वो, बात करना सीख जाता है 2 साल तक आते आते। फिर आता है प्राइवेट स्पीच, ये है 3 से 6 वर्ष की अवस्था। प्राइवेट स्पीच यानी, प्राइवेट स्पीच हम कहते हैं निज वाक, यानी प्राइवेट स्पेस में जब आप खुद से बोल बोल के बात कर रहे हैं, निज वाक। जब बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा बट वो खुद से ही बातें कर रहा है, लेकिन बोल बोल के बात करता है, वो निज वाक। ठीक है, ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, 3 to 6 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड कह लो। इसी में ईगो सेंट्रिक स्पीच है, जो प्याजे जिसकी बात करते हैं कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, खुद से ही बातें करता है। लेकिन वाइगोस्की ने कहा है प्राइवेट स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, उसका खुद से बात करने का मतलब है वो सेल्फ गाइड कर रहा है खुद को, है ना, सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है, खुद के ही विचारों को दिशा दे रहा है। फिर आती है इसके बाद साइलेंट इनर स्पीच, यानी मौन, आंतरिक मौन वाक, साइलेंट इनर स्पीच, कि अब आप मन मन में ही खुद से बातें कर लेते हैं, बाहर बोलने की भी जरूरत नहीं है। साइलेंट इनर स्पीच ये है 6+ ईयर्स या 7+ ईयर्स में, और ये जीवन भर रहती है ना, तीनों ही रहते हैं अगर देखा जाए तो। साइलेंट इनर स्पीच है आंतरिक मौन वाक, मौन वाक। ठीक है जी। अब कैसे ये तीनों इसी सीक्वेंस में चलती हैं? पहले क्या है, हाँ अब आ रही है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, अब यही मिल जाएंगे आपको मॉक टेस्ट, और OMR साथ में लगी हुई मिलेगी हर मॉक टेस्ट के, तो आप वो प्रिंट निकालिएगा और उसको सॉल्व करिएगा घर पर बैठ के, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है तो ऑनलाइन देने का फायदा नहीं है। पहले हम ऑनलाइन देते थे जब पेपर ऑनलाइन था तो। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको। पहला है सोशल स्पीच, जब बच्चा समाज में सामाजिक वाक, बातचीत करना सीख जाए, अपने आसपास वालों से अपनी नीड्स को कहना सीख जाए। फिर ये सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच बनती है, यानी बच्चा अब दूसरों से बात नहीं, खुद से बात कर रहा है। ठीक है मोनिका, कि अरे ये मेरी गाड़ी है, ये छुक 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 चलती है, इसमें ये वाला कलर ऐड करूंगा, कुछ पजल सॉल्व करते हो, खुद से ही बातें कर रहा है। हम भी करते हैं ना कई बार पेपर में, अरे नहीं 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 बुद्धू ये नहीं, ये होना चाहिए, अरे ये बात कही थी मानसी ने। तो प्राइवेट स्पीच होती है, सोशल स्पीच होती है, साइलेंट इनर स्पीच होती है, यानी खुद से बोल बोल के बात कर रहे हैं आप। एग्जामिनर को लग रहा है अरे खुद से क्यों बातें कर रहे हो, तो हम कई बार करते हैं खुद से बोल बोल के बात। ये होता है 3 से 6 वर्ष में, है ना। बच्चा एक तय लगाते हुए भी टी-शर्ट की वो कहेगा अरे ये कैसी, कितनी प्यारी है, ये है वो है, वो खुद से बातें कर रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे फोल्ड करना है बुद्धू, है ना। फिर ये प्राइवेट स्पीच जैसे जैसे एज बढ़ेगी 6 साल के बाद ये साइलेंट बन जाती है, यानी अब आपको सोचने के लिए बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, मन में भी बोल लेंगे आप। अब आपको किसी को गाली भी देनी है तो आप मन में दे लेंगे, मन मन में क्या बोल रहे हैं किसी को नहीं पता। तो तीनों रहती हैं, सोशल स्पीच आज भी होगी आपके अंदर, प्राइवेट स्पीच भी होगी, साइलेंट इनर स्पीच भी होगी। ठीक है ना, हाँ पीडीएफ में आ गया होगा। तो ये एक बेसिक सी बात है, ये 3 प्रकार की स्पीच रहती है। अब प्राइवेट स्पीच का महत्व है यहाँ पे। प्राइवेट स्पीच किस लिए यूज होती है, ये 3 से 7 वर्ष तक भी कई बार आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो 1 आध साल इधर उधर चलता है, अलग अलग थियरिस्ट। प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक कहते हैं। प्राइवेट मतलब जैसे आप अपने प्राइवेट कैबिन में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, कोई आपको नहीं सुन रहा, आप खुद से ही बातें कर रहे हैं। लेकिन बच्चा जो है खुद से बातें करता रहता है, निज वाक, निज वाक यानी अपने निजी रूप से वो बात कर रहा है। 3 से 6 वर्ष मान के हम यहां चलते हैं। इन्होंने कोई वैसे स्टेज नहीं दी है, वाइगोस्की ने कहा है डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने कोई एज की बात नहीं की। वहीं प्याजे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि एजेस में तोड़ दिया उन्होंने। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन भर चलती रहेगी। इन्होंने कोई एज बार नहीं दिया कि इस स्टेज से इस स्टेज में इतना होगा, वो भाषा का प्रकार दिया है सिर्फ। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत
प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। क्लियर है बात? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी कह सकते हो आप। खैर, आते हैं वापस से प्राइवेट स्पीच पे। तो ये किस किस चीज के काम आती है, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है। सेल्फ रेगुलेशन के, यानी बच्चे के स्व निर्धारण के या रेगुलेट करने के, खुद को नियमित करने के, आप अपने आप को किस दिशा में सोचवाना चाह रहे हैं, वो रेगुलेशन की मदद करती है। सेल्फ डायरेक्शन के, बच्चा सोच पाता है बोल बोल करके। सेल्फ डायरेक्शन यानी स्व दिशा। तो सेल्फ रेगुलेशन के, सेल्फ डायरेक्शन के यानी हेल्पफुल होती है प्राइवेट स्पीच। वाइगॉस्की की माने तो महत्वपूर्ण है, खुद की ही समझ को बेहतर करता है बच्चा, डायरेक्शन देता है कि जब वो एक खुद सवाल सॉल्व कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, तो वो खुद को दिशा देने की कोशिश कर रहा है ना। इतनी बात क्लियर है? नाम ले लिया भाई शोभा, बिल्कुल हो जाएंगे जशान। ठीक है जी, ठीक है सोनी। चलिए खैर, तो ये तीनों प्रकार थे भाषा के। अब कुछ और 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ और फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये महत्वपूर्ण कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वाइगॉस्की के बारे में, एक एक करके समझ लेते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, मतलब जहां बच्चे कोलैब करके एक दूसरे के साथ, सहयोगात्मक ही कहते हैं हिंदी में तो, बट एक दूसरे से मदद ले रहे हैं, सीख रहे हैं, मिल करके कोई काम कर रहे हैं बेसिकली। सहयोगात्मक क्या है, किसी को कुछ आता है, दूसरे से सहयोग ले रहे हैं। तो यानी ये दोनों का मतलब ये ग्रुप लर्निंग हो रही है कहीं ना कहीं, यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं। सिंपल बात, समूहात्मक, समूह में सीखने की बात हो, समझ जाइए वाइगॉस्की की बात हो रही है। रेसिप्रोकल टीचिंग एक चीज होती है, यानी टीचर बच्चे से और बच्चा टीचर से सीखता है। यानी जब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं आपसे सीख भी रही हूँ। आपके सवालों से टीचर बहुत कुछ सीखेगा, आप टीचर से बहुत कुछ सीखेंगे। यानी पारस्परिक शिक्षण, यानी एक दूसरे से आप सीखते हैं, टीचर बच्चे से, बच्चा टीचर से। पीयर ट्यूटरिंग भी वाइगॉस्की से जुड़ी है। सहयोगी अधिगम कहते हैं, पीयर मतलब आपकी एज के लोग, आपके क्लासमेट, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके बुआ चाचा मामा फूफी के बच्चे। सहयोगात्मक अधिगम या ट्यूटोरिंग मतलब आप किसी से गणित सीख रहे हैं अपने दोस्त से, वो आपको साइकोलॉजी सिखा रहा है। असिस्टिव लर्निंग होती है जब आपको कोई असिस्ट करे, हेल्प करे, आपको सिखाने में मदद दे। ये टीचर हो सकता है कोई भी, जो आपको असिस्ट करे, आपको हेल्प करे सीखने में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वाइगॉस्की से जुड़े हुए हैं। सहयोगात्मक परियोजना यानी ऐसे प्रोजेक्ट जहां बच्चे ग्रुप में सीख रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम बात करें रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी जब आप पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, तो टीचर स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करता है और स्टूडेंट टीचर को। जब वो क्वेश्चनिंग चल रही है क्लासरूम में, इंटरेक्शन चल रहा है, डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहा हो, यानी चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, इन सब से बच्चा सीखता है। ये सब क्या है, सोशल लर्निंग का पार्ट है। यानी वाइगॉस्की इसको सपोर्ट करेंगे जब भी बच्चा ग्रुप में सीख रहा होगा, ठीक है ना। तो टीचर बच्चे से, बच्चा टीचर से, एक दूसरे से सीखते हैं दोनों, ठीक। पीयर ट्यूटरिंग यानी दो बच्चे आपस में या ग्रुप में सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है असिस्टिव लर्निंग यानी सहायक शिक्षण, यानी सहायता मिल रही है किसी को कुछ सिखाने के लिए, असिस्ट किया जा रहा है। मान लो कोई एक्टिविटी कराई जा रही है आपको, तो टीचर आपको असिस्ट कर रहा है, बता रहा है कि ये ऐसे कर लो, जहां जरूरत पड़ रही है हेल्प कर रहा है। अब इस थियोरी का क्लासरूम में क्या इंप्लीकेशन है कि हम बच्चे को ग्रुप लर्निंग में इन्वॉल्व करें, उसको एक्टिविटी लर्निंग में इन्वॉल्व करें, उसको मौका दें, उसको असिस्ट करें जहां जरूरत हो। क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसका सिंपल यही है कि इन्होंने ये कह दिया कि सारे कल्चर्स, क्रिटिसिज्म इनका ये है कि वाइगॉस्कीज वर्क कंसर्न्स द अजम्पशन दैट इट इज रेलेवेंट टू ऑल कल्चर्स। यानी इन्होंने मान लिया कि सारी संस्कृति में ये बात पक्की है। अब महिलाओं को अगर मौका नहीं मिलेगा, ये जेंडर पे बात नहीं है, ये अलग अलग संस्कृति में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, है ना। तो ये नहीं कह सकते कि सारे कल्चर जो हैं सिखा ही रहे हैं सबको, यानी सारी दुनिया के सब संस्कृतियों में ये लागू होगी। अलग अलग संस्कृतियां, अगर अफगानिस्तान में किसी महिला को पढ़ने ही नहीं जाने दिया जाएगा, स्कूल ही नहीं जाने दिया जाएगा, किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करने दिया जाएगा, तो वो कहां से सीखेगी कल्चर से। तो कल्चर का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इंडीड इन सम इंस्टांसेस, ऑब्जर्वेशन में ऐसा पाया गया है कि प्रैक्टिस मे बी मोर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स, यानी कुछ कौशलों को सीखने में प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि वाइगॉस्की ने कहा है कि बहुत ज्यादा महत्व इन्होंने नहीं दिया कि आप प्रैक्टिस को या लर्निंग को महत्व नहीं दिया। इन्होंने कहा है बेसिकली कि आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है उससे आप सीखिए। तो कई केसेस में वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्किल्स जो है सीखने में आपको मदद मिलती है जब आप प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, इतना ही काम का है। आपको पता होना चाहिए 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। वो है आपका सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 प्रकार की बताई है, प्राइवेट स्पीच इंपॉर्टेंट है, तीनों टाइप की इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो आपका MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज्यादा जानता हो वो स्कैप फोल्डिंग देगा। ये MKO स्कैप फोल्डिंग कहां देगा? स्कैप फोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस। वो टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस होगी ZPD में, वो दायरा जहां आप दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और किसी की सहायता से कर सकते हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं। ठीक है, टोटल ले आओ सिम्मी, ऐसा नहीं है अलग अलग सब्जेक्ट में। तो ये बात क्लियर हो गई। कल हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग की थियरी और कोहलबर्ग को करेंगे, फिर उसके बाद बहुत छोटी छोटी चीजें बच जाएंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन एक 5 नंबर का टॉपिक बचेगा, बड़ा है, वो भी 2 दिन में कंप्लीट होगा कम से कम। और पहले मैं इंक्लूसिव एजुकेशन ही करा दूंगी आपको, ताकि मेजर सिलेबस आपका खत्म हो जाए। फिर देखो मैं एक बार कल और परसों का आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि क्या कहानी रहेगी। देखो एक बार अगर हम देखें यहाँ कोहलबर्ग नहीं, सिलेबस, या देखो एक बार अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ये आप देख ही पा रहे होंगे। अगर हम बात सिलेबस की करते हैं तो एक तो हमारा इंटेलिजेंस 1 दिन का काम है ना, लैंग्वेज एंड थॉट 1 दिन का काम। वैसे मैं ये बता चुकी हूँ आपको पियाजे और वाइगोस्की के बारे में, ही है मेजर चीजें जो है लैंग्वेज एंड थॉट में। ये लैंग्वेज पहले आती है, थॉट पहले आता है, बस वो उतना ही आपके काम का है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा हो ही चुका है। जेंडर कर चुके हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर चुके हैं, CC करेंगे अभी, और इंटेलिजेंस, ये 2 टॉपिक इसमें बचते हैं। इसके अलावा एक कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग कल हम कर लेंगे। कोहलबर्ग के बाद मेरा जो सीधा फोकस है वो है ये 5 नंबर पे, कि हम ये इंक्लूसिव एजुकेशन कर लें परसों से शुरू, और 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन कर लें, फिर उसके बाद ये बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, ये अपने आप में 3 टॉपिक हैं और ये अपने आप में बहुत ही छोटे, मतलब मुख्य रूप से अगर कल आपका कोहलबर्ग हो जाए और अगले 2 दिन में फिर इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाए, तो ये मानिए 95% सिलेबस आपका खत्म हो गया, 5% मुश्किल से बचेगा। क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसमें से, लेकिन फिर भी पढ़नी तो है। ठीक है ना, B.Ed एग्जाम में भी काम आएंगे। साइलेंट इनर स्पीच है जब आप मन में सोच पा रहे हैं, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट स्पीच में आप बाहर बोलते हैं। गार्डनर पढ़ाऊंगी यार, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, 1 नंबर में आता है गार्डनर। 30 में से 30 लाने का मतलब ये थोड़ी मैं ये कहूंगी कि आधी चीजें पढ़ाएंगे आधी नहीं। नोट्स आपको नोट्स के सेक्शन में पूरे सारे एक साथ भी दिए हुए हैं, अगर आप वो कंप्लीट नोट्स पढ़ लेंगे तो उससे भी बात बन जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद, कल मिलते हैं। देखो आर सेम लाइक हेल्पिंग हैंड, हाँ कह सकते हो स्कैप फोल्डिंग और असिस्टिव लर्निंग में। असिस्टिव लर्निंग में भी स्कैप फोल्डिंग होती है, लेकिन वो बच्चे के लिए दोनों तरह से काम कर सकता है। कि आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं तो किसी को मदद करके भी आप सीख सकते हैं, तो असिस्टिव लर्निंग दोनों तरह से काम कर सकता है। जबकि स्कैप फोल्डिंग में कोई इंसान जहां आप अटक रहे हैं वहां हेल्प दे रहा होगा। व्याकरण पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास समय है, ना व्याकरण की उतनी महत्वता है। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, इस टाइम पे यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस पैसेजेस एंड पेडागोजी इन बोथ द लैंग्वेजेस, नथिंग एल्स। वो 2 नंबर का ग्रामर आएगा, अब उसके लिए उतना समय नहीं है कि आप अलग से ग्रामर पढ़ने बैठेंगे, वो आप पैसेज में से वैसे भी सॉल्व कर देंगे। मैराथन जल्दी कराएंगे यार, शायद 6 को। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जेंडर कराया हुआ है यार, एक बार देख तो लो टॉपिक्स। कुछ लोग तो पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, देखते भी नहीं है एक बार टॉपिक को और बुरा मान जाते हैं। कराया है यार, मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूं आपके लिए। होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस समझाया था अभी गुलनाज कल परसों ही। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम एबिलिटी वाली ग्रुपिंग, हेटेरोजेनियस होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग, है ना, जिसमें अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं। यूट्यूब में होगी आज क्लास 9 बजे, पूरा सेट करेंगे 30 नंबर का। पहले विचार आता है प्याजे के अकॉर्डिंग, फिर भाषा आती है ना। और वाइगोस्की की माने तो दोनों पैरेलल समानांतर चल रहे होते हैं, टाइम के बाद मर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल मिलेगी, लेट्स लर्न की टी-शर्ट भी मिलेगी भाई। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो जो डलवाई NEP और NCF की वीडियो देख लो यार, उसको देखने में कोई नुकसान नहीं है, आपकी एक समझ ही विकसित होगी। थोड़ा स्पीड में बढ़ा के देख लो, इसीलिए डलवाया। उतना मैं तो नहीं रह गया, लेकिन NEP तो जरूर पढ़ लेना और NCF भी। चलिए आज के लिए इतना ही। ब्रेनस्टॉर्मिंग बताऊंगी क्रिएटिविटी बताते समय। कोई कह रहा है आप कितनी स्वीट हो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। मेरा गुस्सा यही है यार कि जब मैं देखती हूँ कि सब कुछ दिया हुआ है और उसके बाद मतलब ना, उसके बाद भी कई लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो बुरा लगता है। फिर लेक्चर नहीं अपडेट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। आपसे नहीं तो कैसा गुस्सा है, आपसे क्या मेरी दुश्मनी है, या आपकी मुझसे क्या हो सकती है। एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, हेल्दी, जिसमें फ्रेंडशिप है, सीखने को चीजें हैं, है ना। तो मैं तो वैसा ही मानती हूँ। टीचर का मतलब वो थोड़ी है, अब नए लोग भी इस तरह की बातें करेंगे कि बिल्कुल थोपने वाली बात, वो अच्छा नहीं लगता। बट कई लोग दिक्कत परेशानी करते रहते हैं। प्रिंटेबल नहीं होगा OMR शीट है तो मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है। बाकी मॉक टेस्ट तो प्रिंटेबल होने चाहिए, उसमें लगा हुआ होगा, हर एक मॉक टेस्ट में OMR आपकी लगी हुई होगी। एक बार फिर भी मैं बात कर लेती हूँ टीम से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सिंपल ही रहना चाहिए यार, जीवन को सिंपल रखिए, खुद को भी सिंपल रखिए जितना हो सके।